नमस्कार, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम धंधे की बात में। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं व्यापार से जुड़ी सारी बातें। इसी कड़ी में आज हम आए हैं शंकर मार्केट और जानते हैं यहाँ के व्यापारियों से उनके व्यापार के बारे में और क्या उनसे जुड़ी समस्याएं हैं इसके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे ही एक व्यापारी से। सर, पहले हमें अपना नाम बताइए। विनोद शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं, आपका क्या बिजनेस? मेरा बिजनेस बुक्स का है, इंटरनेशनल मैगजीन्स एंड बुक्स का। इंटरनेशनल मैगजीन्स का। तो आपका जो रोज़मर्रा का ट्रांजैक्शन है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो क्या हैं खास? मेरे रोज़मर्रा का ऐसा कोई रूटीन नहीं है, लेकिन हमारे पास जो माल आता है वो सारा विदेश का माल है, यहाँ का तो है नहीं। तो हमारे जो इम्पोर्टर हैं उनसे हम डील करते हैं और वो हमारी ट्रांजैक्शन रोज़ नहीं होती है, महीने में 1-2 बार होती है। तो महीने में 1-2 बार ही ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन जो डेली रूटीन में आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, डेली ट्रांजैक्शंस में कुछ दिक्कत आती हो आपके व्यापार से जुड़ी? नहीं, व्यापार से जुड़ी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ आजकल यही है कि ये व्यापार आजकल कंप्यूटर और नेट और जितने ग्लोबलाइजेशन की वजह से और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसकी वजह से थोड़ा पिछड़ रहा है। अब लोग पढ़ते नहीं हैं बुक्स ज़्यादा, इसके अलावा कंप्यूटर और नेट के आने से भी इसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। और जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बाहर से पहले बुक्स और मैगजीन्स आती थी, अब उनकी फ्रेंचाइजी इंडिया में हो गई हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है काम पर। तो ये जो समस्या है, इसके लिए ये आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे उजागर करी है? जैसे बुक फेयर जैसी चीज़ें भी आयोजित की जाती हैं, तो पढ़ने वाले तो अभी भी हैं, लेकिन जो समस्या आप फेस करते हैं, ये आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे सामने रखी है? देखिए, बुक फेयर जो है वो मेनली पब्लिशर से रिलेट करता है। वहाँ पर रिटेलर्स नहीं है। रिटेलर्स जो जाते हैं वहाँ पर वो ज़्यादातर बिखरे हुए हैं, उनकी कोई असल में ऐसी कोई यूनियन नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ ये बात उठाई जा सके। आपको आपकी डेली लाइफ में रोज़मर्रा की चीज़ों में मोटे तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? मोटे तौर की चीज़ें जो है वो अपना खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो भी कॉस्टली होती जा रही हैं। और ये रेलवे फ्रेट भी बढ़ा दिया उन्होंने, और ये CNG का रेट भी बढ़ा दिया, उससे आना जाना भी कॉस्टली हो गया है। और एक्साइज और कस्टम से ये कारें भी महंगी हो गई। हर चीज़ मतलब कि कहीं ना कहीं हर चीज़ हमारे बजट को कमज़ोर करती जा रही है। मतलब कि हमारा पैसा खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। तो आपका फुटवेयर्स का बिजनेस है, मेनली यही आपका बिजनेस है, तो इसमें आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आपको जो डेली रूटीन में चाहिए होती है? ये हमारे फुटवेयर में जो है ना मटेरियल, रॉ मटेरियल है, वो सारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस पर इन्होंने एक्साइज लगा दी। बाहर से माल आता है उस पर कस्टम लगा दिया, और रेलवे का फ्रेट बढ़ा दिया, CNG का रेट बढ़ा। इन सब से जो है ना मटेरियल महंगा हो गया। हमारी जो कास्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, वो बढ़ गई है। इससे चप्पलों का रेट जो है और बढ़ेगा। इससे डिस्टेबलाइजेशन आ गई है, मतलब कोई स्टेबलाइजेशन ये प्राइस की जैसे स्टेबिलिटी होती है वो नहीं है। प्राइस की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अभी सर ने जो सरकार ने जो हमारा बजट पेश करा है, इसके बाद क्या असर पड़ा है आपके व्यापार पे? इसके बाद यही है कि कोई रेट कंफर्म करने को तैयार नहीं है। जो है एज इट इज़ आज का ये रेट है, कल सपोज हम ऑर्डर देते हैं, 15 दिन बाद उसकी डिलीवरी आनी है, उसका रेट कंफर्म नहीं करते। वो कहते हैं जो रेट आएगा वो देखेंगे क्या रेट आता है। तो देखिए एक सेंस ऑफ डिस्टेबिलिटी आ गई है, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी खत्म हो गई है, सेंस ऑफ डिस्टेबिलिटी आ गई है। सेंस ऑफ स्टेबिलिटी खत्म होती जा रही है। इसी रिटेलर से ही जुड़े मुद्दे पर बात करें तो सरकार ने अभी FDI जो लाने की कोशिश करी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम है हमारे खुदरा व्यापारियों के लिए? देखिए, FDI बहुत बड़े वेरी बिग पीपल, और हम लोग बहुत छोटे हैं, उनके साथ हमारा कोई मुकाबला हो नहीं सकता। तो हमने जो परचेज़ करना है वो एक लिमिटेड स्केल पे होना है, उन्होंने परचेज़ करना है एक लार्ज स्केल पे करना है, तो उनका हमारा कोई मुकाबला हो नहीं सकता। अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो रिटेलर ऑलरेडी जो इस बिज़नेस में हैं उनको कैसे प्रोटेक्शन देनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ऐसा ये छोटे दुकानदार ख़त्म होते जाएंगे। तो हमारे यहाँ का जो खुदरा व्यापार है, आपको लगता है FDI आने के बाद ये टिक पाएगा उनके सामने? नहीं, वो जब हमारी बाइंग कैपेसिटी उनके बराबर है नहीं, मैच नहीं करती, हमारी जो ऑर्डर देने की कैपेसिटी है उनके साथ मैच नहीं करती, तो वो उनके साथ कैसे मैच करें? मैच तो कर नहीं सकते इनको। ये है कि हमारी कस्टमर से डायरेक्ट फेस टू फेस डीलिंग है, उसका कोई बेनिफिट मिले तो कह सकते हैं, बाकी प्राइस में तो हम साथ नहीं टिक सकते।
एक एफडीआई एक समस्या तो है ही, और इसके अलावा आपको अपने व्यापार से रोजमर्रा में कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कोई ऐसी है जो जनरल समस्याएं जो शायद सरकार सुलझा सकती है? इस समस्या यही है हमारी कि सरकार को जैसे अब जीएसटी लाना था, जीएसटी ले आए, वैट खत्म हो जाए। जैसे अब ये जो माल है इंडिया के किसी कोने से दूसरे कोने में जाए, वो आने जाने में तो फ्रीडम होनी चाहिए ना। उसमें भी टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो कई लोग तो काम करने छोड़ जाते हैं। तो ये जीएसटी सरकार को लाना चाहिए, जिससे ये है कि गुड्स की मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाए। आखिर में आप कुछ सरकार को अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे अपने व्यापार से जुड़ी समस्याओं पर, या आप उनको कुछ बताना चाहेंगे कि वो कैसे कुछ भला कर सकते हैं व्यापारियों? देखिए, सरकार को ये करना चाहिए कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, इंडियन कंपनियां छोटे स्केल, स्मॉल और मीडियम है, उनको एनकरेज करना चाहिए। उनको अलग से मशीनरी जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको अपना टेक्निकल नो हो प्रोवाइड करना चाहिए, तभी हम वर्ल्ड के साथ मैच कर सकते हैं। अदरवाइज कैसे मैच करेंगे? चाइना हमारे से कितना आगे चला गया, बिकॉज उनकी सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी सरकार, हमारी जो है लेबर लॉ ऐसे है कि एक दफ़ा कोई फैक्ट्री शुरू करता है, बाई चांस उसको काम नहीं मिलता, तो उसको अबंडन करना बड़ा मुश्किल है। तो सर्टन ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को शुड लुक आफ्टर। हमें साफ पता चलता है कि सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन अभी भी व्यापारियों को वो सपोर्ट फील नहीं होता जिसके सरकार दावे करती है। सर, आपको अपने ये जो कपड़े का बिजनेस है, इसमें डेली रूटीन में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? क्या रॉ मटेरियल या कुछ चाहिए होता है? रॉ मटेरियल तो एग्जैक्टली हमारा होलसेल मार्केट से ही आता है, और वो मेनली जितने डीलर्स वगैरह हैं वो खुद ही शॉप पे आके यहाँ पर हमारे को कलर्स वगैरह दिखाते हैं, और सिंपली हम उसमें से पसंद कर लेते हैं। जो चाहिए होता है वो छोड़ जाते हैं, हम मैचिंग छांट वाट के उनको जो वापस जाना होता है वो वापस कर देते हैं। सर, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड डेली रूटीन में किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है? क्योंकि हमारी मार्केट जो है ये एनडीएमसी एरिया में आती है, जो मेन हमें प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है यहाँ पे साफ़ सफाई की। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी सिविक एम्यूनिटी नहीं है ढंग की, और साफ़ सफाई नहीं है, और हमें इसका सबसे ज़्यादा हमें दुख रहता है। हमारे यहाँ सबसे बढ़िया एलीट कस्टमर्स आते हैं, क्रीम ऑफ दिल्ली आती है, उसके बावजूद यहाँ पे मतलब एनडीएमसी की तरफ से ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया गया है कि कुछ थोड़ी सी साफ़ सफाई अगर कर लें तो वो हर एक को अच्छा लगेगा, हमें भी हमारे कस्टमर्स को भी। सर, आपने इस मुद्दे को लेकर इसको कभी रखा है, जो अभी रिलेटिव अथॉरिटी है उसके सामने ये समस्या आपने रखी है? कई बार, बहुत बार अम्पटीन लेटर्स मतलब हमने वहाँ डाले हुए हैं, हर महकमे में चेयरमैन को, सेक्रेटरी लेवल पे, मगर कोई सुनवाई किसी तरीके की नहीं होती। हाँ, अगर कुछ पैसे दे दो, पैसे ले लो, तब तो काम सारे हो जाते हैं, बट मगर अपने आप उनकी किसी की इच्छा नहीं है कि कोई काम कर दे। इससे पहले कभी कोई भी कदम लिया गया? आप कह रहे हैं कि आपने शिकायतें करी हैं इससे पहले भी, तो कुछ भी अपनी तरफ से स्टेप लिया है उन्होंने इसको दूर करने के? जब भी किसी अफसर का दौरा होता है या किसी नेता का दौरा होता है तब तो सब साफ सफाइयाँ अपने आप हो जाती हैं, मगर हमारे कहने पे आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। जब किसी कोई नेता या कोई हायर अथॉरिटी आती है तो सारी सफाइयाँ भी हो जाती हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं दिखाने के लिए जी हम ड्यूटियाँ करते हैं, और उनके जाते ही वही ढाक के 3 पात, वही गंदगी और वही फिल्थ। जैसा कि हमने देखा है, सारा जो खुदरा व्यापार है एक मेन मार्केट है यहाँ पर, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि साफ सफाई की यहाँ पे समस्या बनी ही रहती है। और उसके अगर हम देखें कि मॉल्स वगैरह हैं और दूसरी जगह हैं वहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई होती है, तो कभी ये मुद्दा, क्योंकि कोर जो है वो तो खुदरा व्यापार ही है हमारा अभी तक, तो ये मुद्दे को देखते हुए आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि मॉल्स में हम जाते हैं, वहाँ हमें नीट और टाइडी एकदम एटमॉस्फेयर मिलता है और बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है, और ये चीज़ हमारे यहाँ पे क्यों नहीं होती है, हम आज तक इस बारे में हैरानी है। आम बजट से व्यापारियों को उम्मीदें थी कि कुछ तो उन्हें भी राहत मिलेगी, लेकिन बजट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। ऊपर से महंगाई ने उन्हें भी परेशान कर रखा है। देखते हैं क्या कहना था यहाँ के कारोबारियों का आम बजट के बारे में। तो जैसा अभी हमारा बजट आया, इसमें रेडीमेड कपड़ा वगैरह महंगा हो गया है, तो इसका बजट के बाद आपके धंधे पर कुछ असर पड़ा है? फॉर द लास्ट 2 मंथ्स जो है बिल्कुल ही मार्केट स्लैक है, स्लिपिंग मोड में है, और रेट्स का यह है कि कॉटन यार्न विद इन लास्ट ईयर 48% जंप कर चुका है, तो प्राइसेस इतने ज़्यादा शूट अप कर गए हैं, कस्टमर का बाइंग पोटेंशियल तो लो है नेचुरली, ये प्रॉब्लम तो फेस कर ही रहे हैं।
उसके लिए यही कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने यार्न की सब्सिडीज वगैरह को चेंज करें। अब हम अपना ही फैब्रिक जो हमारा कॉटन यार्न बेसिकली है, हम चाइना इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना हमसे लेता है और हमारा ही मटेरियल वो यूरोपियन नेशंस को बेचता है और हम वहाँ से ही कई चीज़ बाय बैक कर रहे हैं। आज इंडियन प्रोडक्ट से ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं। उसका कारण यही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सिक है, बजट का भी इस हिसाब से असर तो आएगा ही आएगा। तो इस बजट को लेकर आपने जैसे कहा कि अब किस तरह की आपकी कैसी उम्मीदें थी कि किस तरह का होना चाहिए कि शायद जो महंगाई वगैरह है कम हो सके? बेसिक नीड्स जो भी हैं हमारी डेली रिक्वायरमेंट की, गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ एक आम आदमी के लिए कोई सोशल हेल्प नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। आज आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हम फ्यूल को ही ले लें तो फ्यूल के रेट्स इन्होंने आज तक लेट डाउन नहीं करे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है उस चीज़ में। ऐसी आपके एलपीजी गैसेज हैं, आज एजुकेशन है, ये सब बेसिक्स ही आदमी इससे इतना परेशान रहता तो लग्जरी पे स्पेंड कहाँ से करेगा। अब हमारे आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स में है। नोबडी वांट टू डेकोर हिज बेडरूम, वेरी फ्यू पीपल who are in classes want to decor their bedroom. Otherwise garment industry तो आदमी सोचता है कि मैं कपड़े साफ पहन के बाहर जाऊंगा, but not regarding these things. और इसके लिए सबसे पहले यही है कि गवर्नमेंट अपने रेट्स कंट्रोल करे किसी भी तरीके से। अभी हम बात करें हाल ही में जो हमारा बजट आया है, इसमें रेडीमेड कपड़ा वगैरह जो चीज़ें महंगी हो गई हैं, इससे आपके अपने बिजनेस पे कुछ खास फर्क पड़ा है? नहीं, बिकॉज मैं बिल्कुल इससे अफेक्टेड नहीं हूँ। मेरे किसी भी चीज़ पे सेल्स टैक्स नहीं है, तो मेरा तो इससे कोई वैसे नहीं है। यस, जो लोग रेडीमेड वाले हैं और जैसे यंगस्टर्स हैं आजकल रेडीमेड ब्रांड्स के पीछे जा रहे हैं, उनकी जेब जरूर थोड़ी सी और हल्की होगी। बाकी एज सच डायरेक्ट मेरे पे कोई उसका इम्पैक्ट अभी तक नहीं है। लेकिन सर जैसे पेट्रोल और डीजल, सीएनजी, इन सबके रेट बढ़ गए हैं, तो इससे आपको माल लाने ले जाने में या इन चीजों से आपके व्यापार पे कुछ फर्क पड़ा है? बिल्कुल पड़ेगा जी, रेट्स हाई होंगे, इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। और जैस पेट्रोल का हम जैसे सुन रहे हैं कि 4 से 5 रुपए तक का बढ़ाने का प्रपोजल है मिनिस्ट्री लेवल में, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली हर चीज़, दूध, ब्रेड, डेली रूटीन की हर चीज़, इनफैक्ट हमारा कपड़ा भी, ये भी हायर होगा। तो कस्टमर को डेफिनेटली बर्डन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मगर क्या करें, ये चीज़ें अब इनएविटेबल हैं, इसको मैं कुछ नहीं कह सकता। ये एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो आपको लगता है कि ये सही है और इससे हमारे मार्केट में कुछ सुधार होगा? देखिए, इससे सुधार तो नहीं होगा क्योंकि आप आज की डेट में देखिए, जब इन्होंने पहले थोड़ा इंपोर्ट खोल दिया था, एफडीआई पहले भी आया है हमारे देश में, तो आज हमारे जितने अपनी इंडस्ट्रीज थी वो सब शट डाउन हो चुकी हैं क्योंकि आदमी को यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन होती है उससे कम रेट में हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं माल। उसी तरीके से जब ये एफडीआई आ जाएंगे तो मैं इसको एक सेंटेंस में कहना चाहूँगा कि पहले एक टाइम था बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो वो अल्कोहल के कैस्क्स में आए थे। बाद में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म कर दी और हमारे देश के ऊपर राज किया। आज यही चीज़ रिपीट हो रही है लेकिन ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स। आज हम आने वाले टाइम में विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स हम टोटली स्लेव हो जाएंगे बाहर के लोगों के। हमारी इकोनॉमी उनके हाथ में कंट्रोल होगी, वो अपने देश में बैठ के चलाएंगे जैसे आज चाइना चला रहा है। आप कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए, दैट इज मेड इन चाइना। सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स दिए, जैसे कि उन्होंने कहा एक ही जगह पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बहुत सारी नौकरियां मिल जाएंगी लोगों को। तो आप इससे सहमत हैं कि सच में फायदा पहुंचेगा लोगों को? नॉट एज सच, वी कैन से 20% फायदा हो सकता है जो एम्प्लॉयमेंट स्टेज पे। अदरवाइज जो बिजनेस है उसका कंपटीशन तो राइज करेगा लेकिन प्राइसेस भी क्रैश होंगे। उस हिसाब से ठीक नहीं है क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज ही सारी खत्म हो जाएंगी। आज भी हमारा फैब्रिक बाहर के फैब्रिक से बेटर है लेकिन आज अवेलेबल नहीं है, और है तो उस रेट्स पे जो हर आदमी नहीं अप्रोच कर सकता। तो एफडी इन्वेस्टमेंट जैसे है वो ठीक नहीं है। जैसे वॉलमार्ट का आना भी यहाँ ठीक नहीं है। छोटा दुकानदार हर तरीके से खत्म हो जाएगा, सिर्फ बिग टाइकून्स रह जाएंगे। पहले भी एक स्टेज थी, पंडित नेहरू ने एक बात कही थी कि एक टाइम ऐसा आएगा दिल्ली में सिर्फ पैसे वाला आदमी रहेगा, और वो चीज़ आज प्रूव हो गई है। एक लोअर क्लास है और एक हायर क्लास है, मिडिल क्लास तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। वी आर हियर फ्रॉम लास्ट 65 ईयर्स, तो हम सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आज आप कहें कि नया कोई आदमी आके यहाँ स्टैब्लिश कर जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आखिर में आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि वो कैसे आपके बिजनेस से रिलेटेड या और जो आपके साथ में बिजनेसमैन हैं, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकती है या महंगाई को कम कर सकती है आपके अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़? गवर्नमेंट को जो है कंट्रोल उनको अपने हिसाब से देखना है, इकोनॉमिक्स विंग डेवलप करके कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बेसिक्स सस्ते होंगे तो अपने आप लग्जरी आइटम सस्ते हो जाएंगे। सबसे पहले उनको बेसिक्स को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी पॉकेट्स भरने से अच्छा है कि जनता की तरफ ध्यान दें। हर चीज़ में उनका कमीशन है, किस चीज़ में नहीं है। पहले बात होती थी कोई हम स्कैम सुनते थे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपीज़, अब 1000 करोड़ रुपीज़ में स्कैम होते हैं। तो इतना पैसा जो है आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं, तो क्या करेंगे? होपलेस गवर्नमेंट।
एफडीआई जो है हमारा, आपको अगर पता हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो बात चल रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि असल में एफडीआई के अलावा जो भी अभी जो देसी ब्रांड भी आए हैं जैसे रिलायंस फ्रेश वगैरह, इन लोगों ने जब ये आए थे तो एक बात, बहुत बड़ी बात कही थी कि हम मीडिएटर को दूर करेंगे जिससे कस्टमर को सब चीज़ें सस्ती मिल सकें। लेकिन ये सिर्फ बातें ही रह गई, हवा हवाई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज वहाँ पर भी उसी रेट पर सामान मिल रहा है जो रेट पे बाज़ार में खुद रहा है। सिर्फ उन्होंने हुआ क्या कि इसके बहाने एक कुछ ऐसे नियम बनवा दिए हैं कि जैसे हम मॉल हैं वो अपने मर्जी से खुलते हैं, दुकानों के टाइमिंग्स हैं, इसके अलावा वहाँ पर जो लोग नौकरी करते हैं उनके कोई टाइमिंग्स नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो ये जो लॉबी है, इस लॉबी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके रिटेलर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है, जबकि कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आपका क्या मानना है, जो हमारे खुदरा व्यापारी हैं ये इस एफडीआई जो पॉलिसी है, इस योजना के आगे टिक पाएंगे? खुदरा व्यापार टिक पाएंगे? देखिए, खुदरा व्यापार तो टिकेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के जो कस्टमर की मेंटेलिटी है ना, अभी जो यंग जनरेशन है वो तो मॉल की तरफ आकर्षित है, वो जाती है। लेकिन जब उसे समझ में आता है कि यहाँ उसके साथ चीटिंग हो रही है, यहाँ उसके साथ धोखा, क्योंकि अभी जो मॉल में ट्रेड है, मैं भी कई बार जाता हूँ, हमें क्योंकि हम खुद ट्रेडर हैं तो हमें पता है कि यहाँ किस तरह की चीटिंग हो रही है। वहाँ घुमा फिरा कर कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जबकि खुदरा व्यापार जो है वो आपसी रिलेशन पे डिपेंड करता है। जो कस्टमर और दुकानदार का एक रिलेशन है वो यहाँ पर डेवलप नहीं हो सकता। जो जितने मॉल बन रहे हैं, जितना बाहर से एफडीआई की तरह जो ब्रांड आएंगे, वो रिलेशन वो डेवलप नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक स्कीम दे सकते हैं बेवकूफ़ बनाने की, लेकिन वो जो रिलेशन कस्टमर और दुकानदार का है वो डेवलप नहीं कर सकते। और एफडीआई के साथ साथ ही सरकार ने अब जो बजट पेश करा है, आम बजट आ चुका है, तो इसके बाद क्या ऐसी कुछ समस्याएं बढ़ी हैं आपके व्यापार से जुड़ी हुई? देखिए, बजट से आम आदमी को बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार, क्योंकि इलेक्शंस हुए थे और आगे भी इलेक्शन होने हैं, तो उम्मीद ये थी कि इस बजट में कोई राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और समस्याएं जो कि तुम्हें बल्कि समस्याएं बढ़ रही हैं, रिटेलर्स की भी समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की अब एक ये ऑनलाइन ट्रेडिंग जो हुई है उससे रिटेलर के लिए बड़ी दिक्कत है। जैसे सराफा बाज़ार में आप देख रहे हैं आजकल आंदोलन चल रहा है, इसके अलावा और भी जो भी मसाले हैं वो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग में आ गए हैं, तो उससे कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें रिटेलर के लिए बड़ी दिक्कत हो गई है कि वो क्या खरीदे क्या बेचे। ये एक बहुत बड़ी समस्या गवर्नमेंट ने पैदा कर दी है और रिटेलर जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग पर बैन की डिमांड काफ़ी समय से कर रहा है, लेकिन सरकार इसकी अनसुनी कर रही है, जिसकी वजह से बाज़ार में बड़ा फ्लक्चुएशन है। आदमी जो ना तो स्टॉक रख सकता है, ना वो सोच सकता है कि इसे कल क्या बेचना है, क्या करना है, तो ये बड़ी दिक्कत आ रही है सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से। और सर, ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग पॉलिसी है और बजट आने से राहत नहीं मिली है, उम्मीदें तो बहुत थी, तो आप अपनी तरफ से सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि आपके व्यापार से जुड़ी और आपके बाकी जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए जो समस्या है? सरकार से तो इस समय कुछ कहना ही बेकार है। सरकार तो अपने कान में उंगली डाल के बैठी हुई है, वो तो किसी की बात नहीं सुनी, ना तो विपक्षी की बात सुन रही है, ना रिटेलर की बात सुन रही है, ना ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात सुन रही है। सरकार किसके प्रभाव में काम कर रही है ये तो सरकार ही जाने। कहीं सुनवाई है नहीं, किसी प्लेटफॉर्म पे कोई बात उठाई जाए तो वो तो अनसुनी हो रही है। पिछले कुछ समय से आप देख लीजिए कई लेवल पे ये बातें उठी हैं, रिटेलर्स ने विरोध किया है, रिटेलर्स ने आंदोलन छेड़ा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग पर पाबंदी की बात उठी है, आज सराफा बाजार आंदोलन पर है, लेकिन सरकार कहीं भी कोई गौर नहीं कर रही है, सुनी नहीं रही। तो ये तो एक दिक्कत है, आप किससे कहेंगे जाकर। सर, और खुदरा व्यापार की बात करें तो एक मुद्दा उठता है एफडीआई का, तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है इसको लाना? मैम, पहले ही हम लोग जो बाहर फॉरेन की काफ़ी कंपनीज को अंदर यहाँ बुला के जो हम लोगों ने नुकसान उठाए हैं, जिस हिसाब से हमने मतलब कि फेसेस में आजकल अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर सारी फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया को कैप्चर कर रही हैं। तो धीरे धीरे इंडिया अपनी चीज़ें तो खो ही रहा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इंडिया को पहले खुद को स्टैंड करना चाहिए। हमारे पास खुद, हम जब तक हम खुद पहला स्टेप नहीं उठाएंगे तो हम दूसरों को क्या कहेंगे कि हाँ वो सही हैं या गलत हैं। मैं चाहूँगा कि इंडिया प्रॉपरली अपने ही प्रोडक्ट्स पे, अपनी ही चीज़ों पे पहले उनको जनरेट करे, उनको अच्छा फीडअप दे, बैकअप दे और उनको स्टैंड करे। बाहर की कंपनीज को जितना हम रोकेंगे हमारा लिए उतना ही बेनिफिट है। आप खुद देखिए डॉलर और पाउंड्स के रेट्स में कितना फ़र्क आ गया है। आज इंडियन रुपी उसके सामने ज़ीरो है। तो अगर हम अपने आप को ही नहीं स्टैंड कर पाएंगे, हम उन पर ही डिपेंड रहेंगे, तो धीरे धीरे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। मैं तो यही चाहूँगा कि नहीं, इंडिया को ग्रो करना चाहिए। इंडिया शुड ग्रो हिमसेल्फ ओनली। लेकिन सरकार ने इसके पक्ष में इसकी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स रखते हुए कहा कि जैसे बहुत लोग, सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस बात से सहमत हैं?
मैम रोजगार हमारे इंडिया में खुद में ही बहुत सारा है। अगर हमारी गवर्नमेंट खुद चाहे और धीरे धीरे खुद ही अपनी मिल्स अपनी चीजें खुद स्टैंड अप करे तो रोजगार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बाहर की कंट्रीज से हमारे को कोई कंपनी आके हमारे को हेल्प करे। आपका ये कहना है कि हम खुद ही रोजगार डेवलप कर सकते हैं अगर थोड़ा सपोर्ट मिले तो? बिल्कुल मैम, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जितना वर्किंग का प्रोसेस और वर्किंग करने का एफर्ट इंडियंस में है उतना बाहर किसी में नहीं है। अगर आप बाहर की कंट्रीज में भी देखेंगे तो 75% इंडियंस मिलेंगे आपको हर कंपनी में और 25% फॉरेनर्स मिलेंगे। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट मैक्सिमम हाई पोस्ट पे इंडियंस ही हैं। तो इसलिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस यही है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो अच्छा फीडबैक नहीं देती और एक लेवल पे आके वो रुक जाती है, या तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करती है और वो आम पब्लिक के लिए सोचती नहीं है। आखिर में आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे आपके धंधे के लिए सरकार कुछ आपके व्यापार के लिए कुछ अच्छा कर सकती है या समस्याओं को कम करने के लिए कोई कदम उठा सकती है? मैम मैं अगर कहना चाहूँगा तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को एक अच्छी पॉलिसी लानी चाहिए जिसके कारण वो हर चीज़ पे कंट्रोल कर सके, हर रेट्स को नॉर्मल कर सके, ताकि एक आम इंसान उसको हर चीज़ को अवेल कर सके। अगर ये चीज़ें होंगी तो सेम एज हर आम आदमी खुल के सामने आएगा और वो एक अपना अच्छा एफर्ट और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और वो बहुत कुछ सेम एज अगर आप टैक्सेशन में भी देखेंगे तो बहुत लोग टैक्सेशन की चोरी करते हैं। तो वो चोरी इसीलिए होती है कि गवर्नमेंट उसको ढंग से यूज़ नहीं करती। कहते हैं कि हमारा दिया हुआ पैसा यूज़ नहीं होता ढंग से। अगर गवर्नमेंट उसमें हेल्प करेगी, सारी चीज़ें नॉर्मल रखेगी, रेट नॉर्मल रखेगी चीज़ों के, तो हाँ हर आम पब्लिक सामने आएगी।